इस सामूहिक नेतृत्व में हम लोग एक-एक संगठन या समन्वय की रचना करते हैं या प्रक्रिया चलाते हैं। वो सामूहिकता और उसके साथ उसके बुनियाद में जुड़ी हुई जनशक्ति हमारे लिए किसी भी परिवर्तन का, किसी भी विकल्प की ओर जाने का एक रास्ता और आधार रहता है। आज उसी जनशक्ति को और उस जनशक्ति के आंदोलित हो जाने से जब समाज आंदोलित होता है, तब उसे हम जन आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन की एक प्रकार के हस्तक्षेप को रोका जा रहा है। लॉकडाउन केवल हमारे अपने शरीर का नहीं है। इस प्रकार के जनतंत्र की जो संरचना और प्रक्रिया है, उसका भी है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसलिए वैकल्पिक विकास की बात अगर करेंगे, तो उसके लिए अवकाश आज है क्या? और वो अवकाश पैदा करने के लिए हम लोगों को विकल्प किन-किन पहलुओं में देश के, राष्ट्र के, दुनिया के लाने पड़ेंगे, इस पर सोचना भी ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि विकास तो व्यक्ति से लेकर समष्टि तक, राष्ट्र या दुनिया तक भी एक बदलाव होता है, लेकिन उस बदलाव की जो चौखट होती है, वो किन मूल्यों के आधार पर हम मानते हैं कि होनी चाहिए और उस चौखट के अंदर फिर आज की स्थिति पर हम लोग कैसे केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, पर आपत्तियाँ उठाए या चुनौतियाँ दे दें और विकल्प कैसे-कैसे, किन-किन क्षेत्रों में हम खोजें और वो विकल्प हासिल करने का एक नहीं अनेक रास्ते हो सकते हैं, विविधता उसमें हो सकती है, पर वो कौन से रास्ते हो, ये हमें देखना और समझना ज़रूरी है। इसलिए 3 चीज़ों में, 3 पहलुओं में बदलाव ज़रूरी है, नहीं तो फिर विकास यानी एक बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लंबा-चौड़ा करना या फिर जीडीपी हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कितना 7 पर गया है कि इसके भी आंकड़ों में मैनिपुलेशन यानी फेरा-फेरी करना, ये सब चलता रहा है। लेकिन हम लोग अगर मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति का एकत्रित होना या मुट्ठी भरों के या 20% के लिए समझिए सब कुछ देश के संसाधनों का भरसक उपयोग करते हुए उनके जीवन को और सजाते धजाते और उपभोगवाद की तरफ ले जाते हुए आगे बढ़ना, इसको तो विकास नहीं मानते हैं। हम अगर हमारी व्यक्तिगत जिंदगी से राष्ट्र तक भी अगर देखें और उस पूरे अलग-अलग स्तर पर हम लोग विकास में हमारे संवैधानिक मूल्य, जो मानवीय मूल्य भी है और हमारे संवैधानिक अधिकार, जो मानव अधिकार भी है, उनको अहम मानते हैं और वही जनतंत्र का ही नहीं, जीवन का महत्व का स्तंभ होना चाहिए। ये अगर हम मानते हैं, तो हम लोगों को विकास की परिभाषा ही बहुत बदलनी पड़ेगी। आज जो हावी है विकास की परिभाषा, वो पूंजी और बाज़ारवाद के तहत आगे बढ़ाई जा रही है और उसके भ्रमजाल में फँसती हुई हमारे नई पीढ़ी, युवा ही नहीं, हमारे श्रमिक भी अगर क्या चाहेंगे और क्या नहीं चाहेंगे ये तय करेंगे, तो इस देश को बचाना संभव नहीं है और इस देश को वो गांधी, अंबेडकर, फुले, मार्क्स, पेरियार, लोहिया, जयप्रकाश, विनोबा इन सब के मूल्यों के आधार पर बनाना भी संभव नहीं। तो सच में इसीलिए 3 पहलुओं में जो मैं कह रही थी, उसमें से एक पहलू है मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध। वो कैसा होना चाहिए हमारे विकास के नज़रिए में। दूसरा है मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध, वो कैसा होना चाहिए हमारे वैकल्पिक पूरे परिप्रेक्ष्य के में। और सत्ता और जनता के बीच का संबंध, वो कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ये हमें देखने की ज़रूरत है। मैं सत्ता और जनता के बीच के संबंध से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध पर गौहर जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। आज हमारे देश को जिसको एक बड़े जनतंत्र में से एक माना जाता है दुनिया में, हम लोग देख रहे हैं कि
सत्ता कितनी हावी हो रही है। ज्ञान की सत्ता होती है, पूंजी की सत्ता होती है, जाति की सत्ता इस देश में रही है, धर्म सत्ता दुनिया में कई जगह एक जनतंत्र के ऊपर हावी होने से उसे खत्म करती गई है। और इन तमाम मुद्दों पर दंगे धोपे भी दुनिया भर में हुए हैं, भारत में भी हुए हैं। पर आज की जो स्थिति है देश की, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिस सर्वधर्म समभाव की बात संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखी है, और आज विवेकानंद जी की याद करना जरूरी है। कई जगह उनकी प्रेरणा से कार्यक्रम हो रहे हैं, जिन्होंने भी ये कहा था। शिवाजी महाराज ने भी अपने सैन्य से, अपनी जनता के साथ के संबंध से ये साबित करके दिखाया था। मैं ये दो नाम विशेष रूप से ले रही हूँ, अब तुलसीदास के राम का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये दो जो एक जीवित प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और उनके द्वारा भी जबकि धर्म क्या होता है ये बताया गया, तब हम सब लोग धर्म के आधार पर एक धर्मांधता को स्वीकार नहीं करेंगे तो ही कोविड-19 के बाद ही नहीं, हमारे पूरे लंबे जीवन दर्शन में एक बदलाव आ सकता है। तो हमारे अंदर हमको झांकना पड़ेगा। और अगर केवल विवेकानंद जी ने कहा वैसे सहिष्णुता ही नहीं, सर्व समावेशकता, कि दूसरे का धर्म मेरा भी हो सकता है, उसके अंदर के संदेश मैं भी ले सकता हूँ, वो चाहे प्रोफेट मोहम्मद के हो, भगवान महावीर के हो, वो चाहे किसी भी धर्म गुरु के हो, ये कहना जरूरी है। और इसीलिए अगर हम लोग मनुष्य भेद को ही नकारते हैं, तो हम लोगों को आज जो धर्मांधता फैलती जा रही है, इसका कड़े रूप से सामना करना पड़ेगा। और इस देश के राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का ही आधार लेना पड़ेगा। ये राजनीतिक दलों के बीच में जाकर जो अन्यथा धर्म समभाव मानते भी हैं, तो भी धर्म निरपेक्षता नहीं मानते हैं राजनीति में। हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर मस्जिद में जाकर चुनाव लड़ते हैं। इतना ही नहीं, उम्मीदवार को चुनना भी धर्म के आधार पर वोटर्स का बंटवारा करके ही करते हैं। और वैसे ही बात जाति की है, तो जाति भेद आज भी जारी है। रोहित वेमुल्ला जैसे विद्यार्थी को आत्महत्या करनी पड़ रही है। और जाति के विविध रूप, जैसे आंध्र प्रदेश के एक सर्वे में 51 रूप दिखाई दिए थे आज के दौर में भी। तो ये सब आज भी जीवित है। ये समझकर हम लोग जाति आधारित जो वंचना होती है, जो शोषण होता है, उसको उजागर करना तो एक जरूरी है। इसके लिए जाति का उल्लेख सेंसस में भी नहीं हो, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन हमारा अंतिम मकसद जाति निर्मूलन होना चाहिए, ये तो हमें स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा। सभी श्रमिकों को भी, अपने घर के अंदर हो या अपने श्रमिक संगठन में हो, ये जरूरी है समझना। नहीं तो फिर हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपने गांव के अंदर जाति के आधार पर उस दलितों के मोहल्ले को हरिजन मोहल्ला कह के दूर रखेंगे। ये हमने सब जगह हमारे आंदोलनों के बीच भी देखा है। और इसको बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए कई सारे कार्यक्रम हर्षमंदर जी ने, जबकि मॉब लिंचिंग को चुनौती देने का काम सबने मिलकर किया, एक यात्रा निकाली, वो घर घर पहुंचे, हमारे विमल भाई पहुंचे, अमन की पहल शुरू हो गई। तो एक एक ऐसे कार्यक्रम आज भी हमारे युवकों को, हमारे श्रमिकों को रास्ता दिखा सकते हैं। और उसी से मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध सही हो सकता है, मानवीयता का। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस के कई सारे कोवेनेंट्स है, कन्वेंशंस है, पर मैं उस पर न जाते हुए संविधान के आधार पर तो जाति निर्मूलन ही हमारा मकसद हो सकता है, ये अधोरेखित करना चाहती हूँ। लेकिन साथियों, मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध जाति धर्म के आधार पर ही नहीं, वर्ग के आधार पर भी दूरत्व का होता है। अभी कोविड-19 को लेकर जो नियम डाले गए, उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी की बात है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग हमने नहीं कहना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी आखिर हम सबका सुनकर सही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग शब्द बहिष्कृत किया, इसका हमने स्वागत किया।
तो आज सोशल डिस्टेंसिंग किस आधार पर निर्माण किया जा रहा है? वो एक बेचारे उस विषाणु का प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव है हमारे सत्ताधीशों ने धर्म और जाति के नाम पर जो वोट बैंक्स बनाई है, उसका है। और वो वर्ग भेद जैसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में राजेंद्र सच्चर जी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है, जो बहुत गहराई से अध्ययन के बाद आया हुआ रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम लोगों को बदलाव लाना है, तो हम लोगों को निश्चित रूप से आरक्षण ही नहीं, संरक्षण का भी आधार लेना पड़ेगा। आरक्षण तो 10 साल के लिए संविधान में आका गया था, लेकिन आज भी वो खत्म करने की स्थिति क्यों नहीं आई है? क्योंकि आरक्षण भी कम-कम क्षेत्र में होता जा रहा है, जैसे निजीकरण बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक उद्योगों में आरक्षण है, निजी उद्योगों में तो नहीं है, और सार्वजनिक उद्योग खत्म हो रहे हैं, तो आरक्षण का दायरा ही छोटा होता जा रहा है। पर आरक्षण क्यों जरूरी है? और उससे जो विवाद खड़े हो रहे हैं, उसमें भी जो भेदभाव खड़े हो रहे हैं, और उसके कारण एक गरीब ग्रामीण समाज का व्यक्ति क्यों आक्रोशित है, ये सोचा जाए तो आरक्षण के साथ संरक्षण की, सुरक्षा की जो बात की थी, उस तमाम प्रकार की सुरक्षा को हमारे विकास के नजरिए में हमने ढालना जरूरी है। मंडल आयोग ने काफी हद तक यही बात लाने की कोशिश की, लेकिन उस समय कुछ युवा भी खड़े हो गए और उन्होंने एक इक्वालिटी, समता या समानता कहिए, उसके नाम पर मंडल आयोग का विरोध किया था। लेकिन हमारे देश में आज हम जो भुगत रहे हैं और जो देख रहे हैं, उससे आप देखिए कितनी गैर बराबरी छाई हुई है। जिन श्रमिकों का उल्लेख अभी सुनीलम जी ने किया, उन श्रमिकों को देखकर हमारा दिल दहला गया। हम लोग कैसे रोज का 2 रोज का खाना खाएं, हम लोग कैसे उनको चलते हुए देखें, हम लोग कैसे उनके लिए रेलवे तक केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है, और 1700 किलोमीटर तक अपने बाल बच्चे बूढ़े उनके साथ, अपने महिलाएं अपने सामान के साथ चलने के लिए मजबूर कर रही है। ये देखकर हम हैरान रह गए। हमारे सबके जीने का मकसद क्या है? हमारा अगर मकसद ये है समता और न्याय दिलवाना, उसके लिए कोशिश करना। कोई आज गांधी नहीं है, कोई आज बाबा साहब नहीं है। बहुत विनम्रता से जितना हो सके हस्तक्षेप करना अगर हमारा कर्तव्य हम मानते हैं, तो साथियों उस दृश्य से केवल हम चर्चाओं में नहीं जा सकते थे। हमको उन श्रमिकों को रोकना, हाथ जोड़कर उनसे अपील करना, और समाज और सरकार को उनको सही अर्थ से सुविधा देने के लिए, वाहन देने के लिए, वो भी मुफ्त, मजबूर करना, ये जरूरी हो गया। और इस काम में हम लोग जो अभी पैंडेमिक में लगे हुए हैं, आज भी कुछ कुछ बाकी है। आज पूना में आसाम के 50 लोग हैं, उनको भुवनेश्वर छोड़े कि कहाँ छोड़े, ये पूछा जा रहा है। देश जानते भी नहीं सभी अधिकारी और नेता, ये बात हमारे आंखों के सामने है। तो हमारा राष्ट्रीय समन्वय जन आंदोलनों का ये आग्रह करता है कि आज भी उन श्रमिकों को उनके तमाम हक देने चाहिए, न केवल उनको घर तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन उनका सही वेतन, सही अधिकार और पलायन न करने की स्थिति पैदा करने से ही ये जो दूरी है, ये जो वर्ग भेद है, वो मिटा सकते हैं। लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध अगर मालिक और मजदूर का हो, तो हम गीतों में तो कहते रहते हैं कि मालिक और मजदूर के संबंध बदलने चाहिए, लेकिन आज भी वो संबंध बदले नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के जो आज गुजरात के बड़े बड़े किसानों के खेत में काम कर रहे थे, उनके कुछ अपवादात्मक मालिक छोड़कर जिस प्रकार से संबंध थे, वो हमने 1 महीने तक, 2 महीने तक भी कुछ हद तक उनको महाराष्ट्र में, उनके पहाड़ में, उनके माँ पिताजी के पास, उनके बाल बच्चों के साथ, उनके पहाड़ और नदी के पास, उनके जंगल में लाने की जो कोशिशें की, उसमें हमने अनुभव किए। आज भी वही है। इसीलिए हम जब किसानों को श्रमिक मानते हैं, तो हम खेत मजदूर को भी श्रमिक मानते हैं कि नहीं?
हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय तो ये कहता है कि हमने किसान की परिभाषा में ही खेत मजदूर, मछुआरे, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, पशुपालक, कुक्कुट पालक, ये सब प्रकृति के साथ अपनी मेहनत जोड़कर ही जो आजीविका पाते हैं, और प्राकृतिक उपज से जो देश के तमाम इंसानों की, न केवल श्रमिकों की श्रमिकों से, लेकिन सभी नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, तो क्या उनको भी हक नहीं है हर श्रमिक के जैसे एक अधिकार के साथ जीने वाले नागरिक का? नागरिकत्व की विकृत परिभाषा जाति और धर्म के आधार पर तो इस देश के बहुसंख्य लोगों ने नकारी, और इसका फायदा लॉकडाउन में सत्ताधीशों ने लिया है, मिला है। लेकिन आज हम लोग इस वर्ग भेद को भी धर्म और जाति भेद के साथ साथ अगर हमारे वैकल्पिक नजरिए में दूर करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमको गांधी को याद करना पड़ेगा, हमको लोहिया को याद करना पड़ेगा, हमको बाबा साहब को याद करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि गांधी और अंबेडकर को, गांधी, अंबेडकर, मार्क्स को आप कैसे एकत्रित लाएंगे? मुझे लगता है कि लोहिया जी ने इन सबको एकत्रित लाने का कार्य किया था अपनी विचारधारा में। और आज भी हम लोग अगर गांधी से शुरुआत करें तो हमारे सामने विकल्प जरूर है। पलायन रोकने का विकल्प आत्मनिर्भरता कहो या स्वयं निर्भरता कहो, वही है। पर वो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा से नहीं हो सकता है, वो गांव निर्भर भारत के अमल करने से हो सकता है। और ये गांव निर्भरता प्रकृति निर्भरता भी रहेगी। पर आज हमारे गांव के अंदर जो जल, जंगल, जमीन या जमीन के नीचे की जो खनिज संपदा है, उस पर अधिकार किसका? पहला अधिकार किसका? ये सवाल खड़ा करना चाहिए। संविधान के एक एक जोड़ पत्र को, शेड्यूल को, क्या बोलते हैं उसको, अनुसूची को देखिए। 5वीं अनुसूची में दलित और आदिवासियों को ऐसा हक दिया है कि उनको उनके संसाधनों से विस्थापित कर ही नहीं सकते आसानी से, जब तक उनको उनके हाथ में जो है उसके बदले में, जैसे कनाडा ने दिया, आदिवासियों की जमीन की चौड़ाई लंबाई गिनती करके दूसरी जगह देने से ही कोर्ट ने मजबूर किया सत्ताधीशों को देने के लिए, वैसे यहाँ तो होता नहीं है। पर यहाँ जो स्वशासन का कानून है उसमें आदिवासियों के लिए एक विशेष कानून है, पैसा जो भी जन संघर्ष से मिला। आज जरूरी है पूरे गांव स्वशासन की, और वो गांव स्वशासन तभी आएगा जबकि गांव के अंदर के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, और गांव स्तर का विकास का नियोजन पहले उसी स्तर पर होना चाहिए। ये हमारे सत्ताधीश ही नहीं, समाज भी मानेगा। समाज में भी बुद्धिजीवियों का ये कहना रहता है, अरे क्या रखा है गांव में, आप 18वीं सदी तक वापस ले जाना चाहते हैं क्या समाज को? और वहां तो पूरी गरीबी ही गरीबी है। अरे भाई, जिनके जमीन पर आप आक्रमण करते हो, आप अतिक्रमण करते हो, जिसके लिए आप लालायित हो, जिनके गांव के पास से द्वार से बहती हुई नदी को आप दूर शहरों में या सूखे के क्षेत्र में खींचकर लाना चाहते हो, जिनके जंगलों की जड़ी बूटी ही नहीं, उस जंगलों से बचा हुआ पानी आपको पीने के लिए जरूरी होता है, और उस जंगल के बिना मिट्टी भी नहीं रह सकती है जो आज भर सक बहती जा रही है, तो उन तमाम संसाधनों के साथ जीते आए लोगों को आप गरीब समझेंगे? उनको गरीब समझना, दरिद्री मानना एक प्रकार की अवमानना है। आज जो श्रमिकों की अवमानना की गई, उनको न केवल पैदल चलने के लिए मजबूर करते हुए, लेकिन देखिए वो वापस जाएंगे ना तो वापस लौट के आएंगे, ये कहकर अवमानना की गई। और आज वो साबित भी हो रहा है, और साबित करके दिखा रही है हमारे सत्ताधीश और हमारे समाज के भी कुछ नुमाइंदे। लेकिन हम लोग मानते हैं कि उन्हीं संसाधनों में जीने का अधिकार और जीविका के अधिकार की बुनियाद है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। वो प्राकृतिक संसाधनों से ही हमारे इर्द गिर्द की, हमारे हाथ की हर चीज बनती है। क्या रोबोट्स काम चला रहे हैं हमारे देश में? और क्या चला पाएंगे?
तो साथियों, उन संसाधनों पर हर गांव समाज का, किसानों, मजदूरों का पहला अधिकार होना जरूरी है। इसके लिए मैं श्रमिकों को ऐलान करती हूँ कि वो भी समझे कि उनका पहला अधिकार है। वो ही अगर ये मानेंगे कि नहीं भाई, ये तो सरकार का काम है विकास का नियोजन करना, तो संविधान खोलिए और उस किताब की धारा 243 पढ़िए, एक एक अनुसूची पढ़िए। 243वें अनुच्छेद में कहा है कि गांव अपना विकास का आराखड़ा नियोजन करेगा। उससे जिला और उससे राज्य और उससे देश का पंचवार्षिक योजना के तहत हो या किसी आयोग के तहत हो, विकास का नियोजन होगा। लेकिन बराबर उल्टा चल रहा है। दिल्ली हावी है गली गली में और घुसपैठ बढ़ रही है। आदिवासियों के नीचे की खनिज संपदा को अब सरकार के ही नहीं, निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उसके लिए 41 कोयले के ब्लॉक्स खुली नीलामी लेकर रहे हैं। क्या वो ऊपर बैठे हुए पीढ़ियों के आदिवासी समाज इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बावजूद कि खनिज पर पहला अधिकार वहां रहने वाले निवासियों का होना चाहिए, ये कानून और संविधान और न्याय को तोड़ मरोड़ कर बात हो रही है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों के साथ खुद गांव अपना विकास कैसे करे? खेती पर आक्रमण हो रहा है। 3 अध्यादेश लाए गए हैं लॉकडाउन के दरमियान। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान न संसद चलती है न विधानसभा। हाँ, केवल मध्य प्रदेश सरकार को बदलना था और नई सरकार को शपथ लेनी थी, तो लॉकडाउन घोषित होने के पूर्व रात्र को पूरे विधायक एकत्रित बैठकर शपथ ली गई। सभी ने मास्क भी नहीं पहना था। तो समझिए कि ऐसी स्थिति में हम लोगों को संसाधनों पर अधिकार का आग्रह सत्याग्रही पद्धति से करना होगा, जो गांधी जी का रास्ता था। और इस अहिंसक पद्धति से हम लोग उन संसाधनों के साथ विकास का नियोजन भी अगर करना चाहेंगे, तो जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि तकनीक की चुनौती भी महत्वपूर्ण माननी पड़ेगी। आज रोजगार बड़ा मुद्दा है। उस रोजगार के निर्माण के लिए भी, और ये जो गांव का स्तर पर विकास, यानी गांव की जरूरतें पहली पूरी करने वाला विकास, और उसके बाद बाहर की बड़ी इकाई के साथ वही संसाधन और संसाधनों से निर्माण हुए विविध उत्पादनों को आदान प्रदान करने की दिशा में विकास, ये हमको स्वीकारना होगा। और ये संभव है। कैसे संभव है? अगर गांव में जो कच्चा माल है वो पक्का माल बनाकर हम भेजना चालू करते हैं, तो ही हमारा जो नव उपनिवेशवाद है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। नहीं तो जो अंग्रेजों के समय में चल रहा था वही चलेगा। हर कच्चा माल बाहर जाता है। आदिवासी क्षेत्र का सीताफल कहाँ जाता है? वो जाता है नंदुरबार के जिले से मुंबई तक, महाराष्ट्र में, या दिल्ली तक। हमारा पपीता जाता है किसानों का, हमारी सब्जी जाती है, लेकिन उसको न सही दाम मिलता है, और उसका जो दाम बढ़ता जाता है दूर दूर तक, उससे ये वर्ग भेद और बढ़ता जाता है, बिचौलियापन बढ़ता जाता है। और अब तो सरकार और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्राहक और उत्पादक के बीच में सरकार ने हस्तक्षेप करने का एक रास्ता बताया गया, हमी भाव का, यानी हर उत्पाद को न्यूनतम कितना भाव मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो बताने का। लेकिन उसके बदले क्या हो रहा है? जमीन को और खेती को घाटे में रखते हैं जब वो किसान के हाथ में होती है, मजदूर के पैरों तले होती है, और फिर उसको ही जब आक्रमित करते हैं या अधिग्रहित करते हैं, तो खरीदने के लिए, बेचने के लिए दोनों बाजू तैयार दिखाई देते हैं। ये जो बात होती है, मुझे लगता है कि ये बहुत भयावह स्थिति है। और आज इसीलिए संसाधनों पर अधिकार क्या, संसाधनों के साथ विकास नियोजन का, सब कुछ भूलकर सत्ताधीश ये जो गांव के अधिकार के संसाधन है, जिससे गांव की जरूरत पूर्ति हो सकती है, उससे ही शहर की भी हो सकती है, लेकिन वो सीधे सरल शहर की तरफ जब संसाधन बढ़ा रहे हैं, निजी कंपनियों की तरफ जब बढ़ा रहे हैं, उसके लिए 3 अध्यादेश
प्रदेश जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा, यानी खेती भी ठेके पर चलेगी, जो पूंजी निवेशक होगा वो खेती ले लेगा, वो कोई बटाईदार केवल नहीं होगा, वो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसके और किसान के बीच में बहुत बड़ी खाई होगी, नो लेवल प्लेइंग फील्ड, समान दर्जा नहीं होगा, समान सम्मान नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो समानता के साथ बातचीत और क्या बोलते हैं निगोशिएशंस करने का भी संभावना नहीं होगी। तो हम लोग इन सब लोगों का विरोध करना चाहिए और गांव निर्भर भारत बनाना ये जरूरी है। और श्रमिकों के लिए आज के रोज रोजगार निर्माण करना भी, सुप्रीम कोर्ट ने तो 9 जून को आदेश दिया है कि हर राज्य घोषित करे रोजगार की नई नई योजनाएं। घोषणा तो बहुत हो रही है, 1.5 करोड़ रोजगार योगी आदित्यनाथ जी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, सीतापुर में, सहारनपुर में या और सिद्धार्थनगर में, वाराणसी में क्या हो रहा है? हमारी अरुंधति बहन, हमारी ऋचा सिंह जी जो साथियों के साथ लगी हुई है पूरे लॉकडाउन के समय, उन्होंने खुद पूरी हकीकत सामने लाई है कि कोई रोजगार का नया निर्माण नहीं हो रहा है, और जो श्रमिक ट्रेन ने श्रमिकों को गांव तक पहुंचाया, उसी ट्रेन से श्रमिकों का वापस आना शुरू हो चुका है, जो महाराष्ट्र में भी पहुंच चुके हैं। साथियों, ये सब अगर बदलना था तो कानूनों की जरूरत तो थी ही, संविधान के तहत कानून बनते थे और बनाने थे, लेकिन आज तमाम कानूनों में जो बदलाव लाया जा रहा है, उसमें श्रमिकों के अधिकार के बराबर विरोधी दिशा कैसी है, ये मुद्दा मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। और ये बहुत भयावह बात है, क्योंकि आज तक आजादी के बाद जब जब श्रमिक पर अन्याय हुआ, वो गांव स्तर के विकास नियोजन का ही नहीं, वो भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के रूप में ही नहीं, तो कल कारखाने में काम करने वाले श्रमिक हो या जिनको प्रवासी कह के अपमानित किया जाता है, वो मूल धारा का मूल काम करने वाले हमारे मेहनतकश हो, वो सबका अधिकार जीवित रहे, इसके लिए कानून बनाए गए। एक एक कानून बढ़ता गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट तब आया जब ठेका मजदूर बढ़ते गए। औद्योगिक विवाद अधिनियम तो 1947 से बना, आजादी के साथ साथ, लेकिन उसके बाद एक एक राज्य के, जैसे मध्य प्रदेश का औद्योगिक संबंध कानून आया, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1961 में। तो ये तमाम कानूनों का एक दायरा बन गया। अब इसके आधार पर श्रमिक अपना अपना हक ले सकेंगे, ये एक भरोसा निर्माण हुआ। श्रमिक संगठन बने, जिन्होंने आजादी आंदोलन के तत्काल बाद शुरुआत की, जिसमें मेरे पिताजी भी थे। हमने देखा बचपन से हमारे छोटे से कमरे में हुई श्रमिकों की बैठकों में किस प्रकार की ईमानदारी और किस प्रकार के श्रमिकों के अधिकार के सिवाय किसी कंपनी को शांत नहीं बैठने देंगे, जीना हराम करेंगे, ये एक जिद थी और एक संघर्ष की एक तैयारी थी। लेकिन आज वो संघर्ष हो नहीं, श्रमिक संगठन ही नहीं रहे, इस दिशा में कानून बदल रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश का उदाहरण देती हूं कि 1000 दिनों तक कई कानून कोविड-19 के नाम पर लागू ही नहीं होंगे नई कंपनियों को, कई कानून बदल गए हैं। ऐसा मध्य प्रदेश ने 6 मई को अध्यादेश लाकर घोषित किया। न श्रमिक संगठनों से चर्चा की न कुछ। और देश भर में अगर देखेंगे तो 44 राष्ट्रीय कानून और 100 से अधिक राज्य स्तरीय कानून भी बदलने की पूरी तैयारी हो गई है। कुछ बदलाव आ चुका है। तो आज अगर अपघात होगा कल कारखाने में, तो कौन से अपघात या बीमारी में श्रमिकों का अधिकार रहेगा मालिक से भरपाई लेना। 8 घंटे तक ही सीमित कैसे श्रमिकों का काम लिया जाएगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं करने के लिए मजबूर किया जाएगा। और अगर कोई विवाद खड़ा होगा कंपनी के सामने, तो लेबर कोर्ट, छोटी फैक्ट्री हो तो, और बड़ा औद्योगिक न्यायाधिकरण इसके सामने खड़े हो सकेंगे। ये सब हम करते आए हैं। हमारा श्रमिक जनता संघ एक समाजवादी विचारधारा की यूनियन होने के साथ साथ इन श्रमिकों के लिए कानूनी और मैदानी लड़ाई लड़ता है। लेकिन साथियों, मैं आपको हमारा अनुभव बताऊं कि किस प्रकार से कोर्ट भी गलत
हस्तक्षेप करते हैं ट्रिब्यूनल के फैसलों में, किस प्रकार से सत्ताधीश एक न एक भागीदारी करते हैं इन कंपनियों के साथ। आज केवल टाटा बिरला नहीं, अंबानी और अडानी का राज है। और जो आज भी 20 जून को चाइना के साथ सोलर इक्विपमेंट्स में 300 दशलक्ष डॉलर्स का अनुबंध कर चुकी है, ऐसी अडानी जैसे की कंपनी तो हमारे खिलाफ लड़ी रही है, कोर्ट में भी लड़ रही है, वहां छिंदवाड़ा में धरातल पर भी आदिवासियों के सामने खड़ी है। तो ऐसे कंपनियों उनसे कैसे टकराव लेंगे श्रमिक, जब कानून में उनको मनमानी का अधिकार दिया जाएगा और श्रमिक या श्रमिक संगठनों को विवाद भी खड़ा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो आपको मैं एक आगाह करती हूं, चेतावनी देती हूं कि ये जो बदलते हुए श्रमिकों के कानून हैं, जैसे बदलते हुए किसानों के विरोधी कानून है, इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई गई कोविड-19 के बाद, आज भी जब उठाना चालू हो गया है, कल के निदर्शनों से ये स्पष्ट है, तो समझिए कि संविधान ही कुचला जाएगा, जिसके बारे में आगाह मैं क्या करूं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद किया था। तो आज हम लोगों को ये सभी कानूनों के दायरे को सुरक्षित रखना चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि जिन श्रमिकों का रिश्ता प्रकृति से है, वो जानते हैं कि पर्यावरण और पर्यावरणवाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। और इसीलिए हमारे वैकल्पिक विकास के नजरिए में प्रकृति को भूल कर हम नहीं चल सकते। एग्रीकल्चर में भी कल्चर है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हर आजीविका और हर समुदाय की एक संस्कृति है। और इसीलिए प्रकृति के साथ जुड़ी हुई संस्कृति को क्या आज हम भूल चुके हैं? हर जगह बाढ़ और सूखा आया है, अतिवृष्टि की मात्रा कितनी बढ़ रही है? 2018 से 2019 के बीच 74% बढ़ गई है। और फिर भी एक बाजू सूखा है, जैसे बिहार में चुनाव में अब मुद्दा बनना चाहिए कि क्यों दक्षिण बिहार में सूखा कायम और क्यों उत्तर बिहार में कायम बाढ़, क्योंकि जल संग्रहण की तकनीक, जल नियोजन की तकनीक गलत है। बड़े बड़े परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े नदियों पर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदी जोड़ जैसी परियोजनाएं जो अंतरराज्य ही नहीं अंतरराष्ट्रीय भी बन चुकी है, कोसी जैसे बांध, वो पूरा घात कर रहे हैं बिहार का। और बिहार में केवल लालू प्रसाद जी एक थे कि जिन्होंने इस पर सवाल उठाया था। ये मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ बिहारियों, और आज के चुनाव में इस पर चुनौती देना चाहती हूँ कि आज तक कि बाकी सरकारों ने इसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, राहुल गांधी जी ने फिर इसका विरोध किया, लेकिन आज की केंद्र की सरकार इसको आगे बढ़ाने जा रही है, एक न एक प्रकार से, भरे वो चुनाव में न भी बोले। तो साथियों, ये प्रकृति को बचाने का जो काम है, उसके लिए भी धीरे धीरे लोगों की समझ बढ़ी। जबकि हिमालय पिघलने लगा, जबकि बहुत सुनामी जैसे, ओखी जैसे तूफान आए, तेवर के पेड़ काटने से समुन्दर भी शांत नहीं रहा, नदियां सूखती गई तो भूजल भी नीचे नीचे चला जाता रहा। और हम देख रहे हैं कि आज जंगल काटे जाने से तो कुछ बचा ही नहीं है जल कल के लिए। तो इस स्थिति में एक बाजू तापमान बढ़ रहा है, वो 2 डिग्री नहीं बढ़ेगा, 1.5 डिग्री तक सीमित रहेगा, इस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही है। और दूसरी बाजू कोयला खोला जा रहा है, क्योंकि मुनाफा, प्रॉफिट ओवर पीपल, ये विकास का नजरिया, ये पूंजीवाद ला रहा है जो समाजवाद नकारता है। और वो श्रमिकवाद, वो मेहनत कशवाद, वो प्राकृतिकवाद भी नकारने वाला हो सकता है। और इसलिए हम लोगों को प्रकृति को भी अगर बचाना है, तो हम लोगों को कुछ कड़े निर्णय लेने के लिए सत्ताधीशों को मजबूर करना पड़ेगा। गरीबी रेखा के नीचे के रेशन कार्ड वालों को भी पूरे 5 किलो चावल और 1 किलो दाल नहीं मिली है, सबको नहीं मिली है, बहुत कम लोगों को दाल मिली है, खराब दाल मिली है। हम जी जी चाहते हैं कि सबके लिए अन्न सुरक्षा खोली जाए। एफसीआई गोडाउन में 10 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज भरा हुआ है और हमको 3 करोड़ टन श्रमिकों के लिए आज चाहिए, तत्काल चाहिए, कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद। नहीं तो क्रैक डाउन हो रहा है। कुपोषण से मृत्यु इस देश में रोज 3000 बालकों का होता है, टीबी से मृत्यु रोज इस देश में 2000 लोगों का होता है।
तो हम लोगों को ये अनाज चाहिए, केवल पैसा नहीं। लेकिन आज 10,000 रुपया हर श्रमिक के अकाउंट में डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेरोजगारी और अर्ध रोजगारी हावी है। मैं बस आखिरी मुद्दे पर आई हूँ। जी मैं जी ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार के बदलाव के लिए जो तत्कालिक निर्णय है, उसके आगे दीर्घकालीन नजरिया जरूरी है। हमारी राजनीति क्या ये बदलाव ला सकेगी? कोई दलीय राजनीतिक दल जो मुख्य धारा में है, आज नहीं बहस कर रहा है इन मुद्दों पर कि रोजगार निर्माण कैसे होगा। हाँ, केरल के सरकार ने इस पर एक ग्लोबल बहस भी शुरू की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। केरल में भी विकास के मुद्दे पर विवाद है, बंगाल में भी आज के रोज है, और हर राज्य में है, उत्तर पूर्व भारत से दक्षिण भारत तक। लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहस करनी चाहिए और राजनीतिक दलों के बीच में जाकर भी बहस करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबने तत्काल दलीय राजनीति में विकल्प बनाने का एक आधार नई पार्टी खड़ी करके करना चाहिए। इस पर सुनीलम जी और रमाशंकर जी जरूर बहस करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कह रही हूँ कि हमारी जन आंदोलनों की जो राजनीति है, वो अगर सशक्त नहीं होगी तो नया एक नहीं दसों दल खड़े होने के बावजूद भी हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्योंकि ये तो अभी ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में चल रहे हैं, ये तो डिजिटलाइजेशन की दिशा में चल रहे हैं, ये तो स्वास्थ्य में भी निजीकरण ला रहे हैं। इन्होंने लॉकडाउन में विश्व बैंक के साथ साथ एशिया विकास बैंक और अन्य बैंकों के साथ 9 अनुबंध कर चुके हैं। कोरोना ग्रस्तों के नाम पर 40,000 करोड़ का कर्जा लेकर हमारे माथे पे डाला है, लेकिन वो पैसा अभी तक अकाउंट्स में तो नहीं पहुंचा है। तो लोग तो हैरान हैं। तो अब हम लोगों को अगर पलायन विरोधी विकास नीति को अपनाना है, प्रकृति सुरक्षा वाली विकास नीति को अपनाना है, तो एक तो इनको आज भी जो कानून बदलकर छूट दे रहे हैं प्राकृतिक विनाश की, उससे भी रोकना पड़ेगा। उसमें एक बात मैं उदाहरण के रूप में करती हूँ, जबकि 2014 से बहुत सारे पर्यावरणीय नीति नियम बदलते गए हैं, पर अभी 2020 में जो पर्यावरणीय आकलन होता है किसी परियोजना का, असरों का अध्ययन होता है और उसमें जन सुनवाई होती है, ये सब खत्म करने की एक साजिश चली है ताकि बड़ी से बड़ी योजनाओं को मनमानी से आगे ढकेला जा सके। न कोई प्रकृति की सोचा दोष उन पर नहीं है, उनको भी आज गैर बराबरी के तहत जो घर का अधिकार भी नहीं मिल रहा है, उससे वंचित रखा गया है। वो चाहे मालेगांव के श्रमिक हो, पावरलूम पे काम करने वाले, जिनका कपड़ा तो हम पहनते हैं, लेकिन उनका अधिकार हम नहीं मानते हैं, एक निवास का भी। तो साथियों, ये जितना कहे उतना कम है। मैं इतना ही कहूंगी कि हम लोगों को अब जागतिक और राष्ट्रीय स्तर पर सही नेतृत्व नहीं है और वो कोविड-19 को लेकर एक भ्रम फैलाते हुए लॉकडाउन के दरमियान पूरी विकास का नजरिया पूंजीवादी, अधिकाधिक और उपनिवेशवादी भी बढ़ा रहा है, इस पर आपत्ति उठाना जरूरी है। इसके लिए संघर्ष के साथ साथ निर्माण भी करना जरूरी होगा और वो निर्माण तभी होगा जब हम सब लोग मिलकर एक नई दिशा में पहल करेंगे। कोई जीवनशालाएं चलाए, हम जैसे चलाते हैं, कोई छोटे से छोटे रोजगार निर्माण करे, स्वयं रोजगार समूहों का निर्माण करे, कोई बंद पड़ी हुई मिलों को फिर से खोलने के लिए जैसे हमारे सेंचुरी मिल वर्कर्स संघर्ष कर रहे हैं वैसा संघर्ष करे। पर उसके लिए हमारे जन आंदोलनों के और हमारे बीच में भी एक आपसी समझ बढ़नी चाहिए। और मैं इसलिए सेंचुरी मिल्स का उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि सेंचुरी मिल्स को वीआरएस चाहिए, हुई 4 यूनियंस जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की यूनियन भी रही, एक धक्कादायक रहा। उन्होंने निर्णय लिया कि हमें तो वीआरएस चाहिए, 5 लाख के बदले 10 लाख दे दो। अबे 90% श्रमिक वहां के जब कह रहे हैं 1000 में से कि हम लोगों को तो मिल्स चलाना चाहिए और हम तैयार है, तो बिरलास को झुकाना संभव हो गया था। लेकिन यूं है और विकल्प तक जाने के रास्ते क्या है, इस पर एक सोच विचार अधिक गहराई से होने की जरूरत अधोरेखित करते हुए मैं आपकी रजा लेती हूँ।